हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत कोचिंग ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज आपकी कारक की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम कारक के बारे में पढ़ चुके हैं, कारक की परिभाषा और कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारकों की परिभाषा अलग अलग आठों तरीके के हमने एग्जाम्पल के साथ देख चुके हैं। तो अब इसमें बस जो कुछ बचा है, एक तो हमारा अपवाद बचा हुआ है इसमें, और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा कारक। तो चलिए अपवाद देखते हैं हम इसमें, अब अपवाद किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो जो अपवाद हमारा चलता है 8 कारकों में से हमारा 5 कारकों में चलता है। ठीक है, नंबर एक तो कर्म, नंबर 2 करण, नंबर 3 संप्रदान, नंबर 4 अपादान और नंबर 5 संबंध। इन पांचों कारकों में हमारा अपवाद है कुछ, तो उनके बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे अपवाद हैं। तो सबसे पहले बात करें हम कर्म में किस तरीके से हमें अपवाद मिलेंगे। जैसे यदि वाक्य में चारों ओर या तीनों ओर, हम ऐसे बोलते हैं चारों तरफ या तीनों तरफ या दोनों ओर, अगर हमें वाक्य में इनका भाव हो चारों ओर, तीनों ओर या दोनों तरफ या तीनों तरफ, अगर वाक्य में इनका भाव है तो वहाँ पर हमारा कर्म कारक होगा। यहाँ पे हमें इनकी विभक्ति कर्म की हमने विभक्ति पढ़ी थी। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे कर्म की विभक्ति है को, लेकिन जब हमारा वाक्य में ये सेंस मिले, ये भाव प्रकट हो, तो वहाँ पे हमारी ये विभक्ति नहीं होगी, तो पहचानना थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब वाक्य में इन तीनों में से कोई सा भी एक भाव प्रकट हो, वहाँ पे हमारा कर्म कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं, गांव के चारों ओर बगीचा है। ठीक है, गांव के चारों ओर बगीचा है, या ऐसे लिखते हैं गांव की जगह हम घर, क्योंकि गांव तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। घर के चारों ओर बगीचा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें कर्म की कोई भी विभक्ति हमें प्रयोग नहीं की गई है। बस हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी अगर हमें ये भाव प्रकट हो चारों ओर, तीनों तरफ या दोनों ओर, तो वहाँ पे भी हमारा कर्म कारक होगा। ठीक है ना। तो इसमें भी हमारा कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। नंबर 2, गांव के तीन ओर, गांव के 3 तरफ, या ऐसे बोलते हैं गांव के तीनों ओर नदी बहती है। ठीक है, गांव के तीनों ओर नदी बहती है, या ऐसे बोलते हैं गांव के 2 तरफ, गांव के दो तरफ वन है या वृक्ष हैं। ठीक है, तो इस भाव में भी हमारा कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। ठीक है, एक और एग्जांपल, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से जहाँ पे भी हमारे ये दोनों ओर, चारों तरफ, तीनों ओर का भाव प्रकट हो, वहाँ पे भी हमारा कर्म कारक होगा। अब आपने देखा होगा यहाँ पे कर्म की कोई भी विभक्ति प्रयोग नहीं हुई है। तो ये कुछ अपवाद हैं जो ये कर्म कारक के साथ चलते हैं, और हम इनमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, हम पता नहीं लगा सकते कि इसमें कौन सा कारक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये शब्द आए तो वहाँ पे हमारा
कर्म कारक होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कर्ण। हमारा कर्ण की विभक्ति है कर्ण से या द्वारा। अब इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे इसमें किस तरीके से, एक तो विकलांगता का भाव प्रकट हो, या हम बोलते हैं अंग भंग हो, अंग भंग हो, अंग भंग। ठीक है, नंबर 2 के साथ, और नंबर 3 समय पूछना या बताना। ठीक है, अगर हमें किसी वाक्य में विकलांगता का या अंग भंग का भाव प्रकट हो, या के साथ शब्द का प्रयोग हो, या उसमें समय पूछना या बताने का भाव प्रकट हो, तो वहाँ पे भी हमारा कर्ण कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह एक आंख से काना है। ठीक है ना, वह एक आंख से काना है। तो यहाँ पे हमारे शरीर का जो अंग भंग है, यानी कि विकलांगता का भाव प्रकट है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा कौन सा कारक होगा, कर्ण। ठीक है, या वह लंगड़ा है। ठीक है, वह लंगड़ा है, यहाँ पे भी हमारा विकलांगता का भाव प्रकट है, तो यहाँ पे भी हमारा कर्ण कारक होगा। फिर रमेश पिता के साथ घूमने गया, पिता के साथ घूमने गया, तो हमारा यहाँ के साथ शब्द प्रयोग हुआ है, के साथ, तो इसलिए इसमें भी कौन सा कारक होगा, हमारा कर्ण। या ऐसे बोल सकते हैं हम, कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा रहा। महाभारत की लड़ाई में कर्ण दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, तो के साथ आया इसमें भी, तो यहाँ पे भी कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक। ठीक है, या फिर अगला एग्जाम्पल, घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, तो यहाँ पे समय पूछा गया, समय पूछना हो या बताना हो तो भी हमारा कर्ण कारक होगा। फिर इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और, आज रात 9 बजे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। तो जहाँ पे भी इस तरीके के भाव प्रकट हो, विकलांगता का या के साथ, या समय पूछना या बताना, तो वहाँ पे भी हमारा कर्ण कारक होगा। ये कुछ अपवाद हैं जो कई बार एग्जाम में हम पता नहीं कर पाते, और इस तरीके के पूछ लिया जाते हैं वाक्य में कि कौन सा कारक है। तो बस हमें ये कर्ण कारक में 3 बातें ध्यान रखनी है, इससे हम बता सकते हैं, अगर हमें ये पता है तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा कारक है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 संप्रदान। नंबर 3 हमारा, और संप्रदान में हमारी विभक्ति है इसकी के लिए। ठीक है, और इसमें जो अपवाद चलेगा हमारा 2 तरीके से। नंबर 1 तो जब नमस्कार के अर्थ में हो वाक्य, या कोई वस्तु सदा के लिए देना, सदा के लिए देना। ठीक है, जब हमारा नमस्कार के रूप में हो वाक्य, या कोई वस्तु सदा के लिए दी जा रही हो जहाँ पर, तो वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, पिताजी को मेरा सादर प्रणाम, पिताजी को मेरा सादर प्रणाम, या ऐसे बोले पिताजी को प्रणाम। ठीक है, या ऐसे बोलते हैं चाचा जी को मेरा नमस्कार, चाचा ताऊ कुछ भी, चाचा जी को मेरा नमस्कार। तो इस तरीके के वाक्यों में भी हमारा संप्रदान कारक होगा। फिर बात करें कोई वस्तु सदा के लिए देना, जैसे कि राजा ब्राह्मण को दान देते हैं,
ठीक है। राजा ब्राह्मण को दान देते हैं। अब जो दान दिया जाता है वो सदा के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे राजा फिर इनसे दोबारा से नहीं लेगा, ये जो भी वस्तु सदा के लिए, ठीक है। जैसे मैंने भिखारी को भीख दी, भिखारी को भीख दी। अब यहाँ पे जो भीख सदा के लिए दी जाती है, ठीक है, वापस तो कोई दोबारा से दे के भीख वापस तो लेगा नहीं, तो वो फिर उसमें नहीं आने का, ठीक है। जहाँ पे कोई भी वस्तु सदा के लिए हम दे चुके होते हैं वहाँ पे हमारा संप्रदान कारक होगा। बस इसमें ये दो अपवाद हैं, नमस्कार और जब कोई सदा के लिए कोई वस्तु दान दी जाए, ठीक है। फिर अगला है हमारा अपादान। अपादान, अपादान, अपादान कारक की विभक्ति तो है से या अलग, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो अपवाद है हमारा, इसमें तुलना, जब इसमें तुलना का, वाक्य में तुलना का भाव प्रकट हो या किसी दो पदों के बीच तुलना हो, ठीक है, वहाँ पे हमारा अपादान कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल, राम श्याम से लंबा है, श्याम से, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तरीके से राम श्याम से लंबा है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच तुलना हो रही है क्योंकि राम जो है श्याम से लंबा है। या राधा सीता से अधिक सुंदर है, अधिक सुंदर है। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर तुलना हो रही है क्योंकि तुलना करी जा रही है कि राधा सीता से अधिक सुंदर है, ठीक है। रमेश कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है, तो यहाँ पे भी तुलना की जा रही है। रमेश की तुलना की जा रही है पूरी कक्षा से कि पूरी कक्षा में सबसे अच्छा छात्र है, ठीक है। पूरी कक्षा में सबसे अच्छा, यानी कि उसकी तुलना की जा रही है पूरी कक्षा से, ठीक है। तो इस तरीके के जो वाक्यों में हमारा कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, क्योंकि इनमें विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ अपवाद चलते आए हैं इनमें, तो इस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं ऐसे वाक्यों में कि कौन सा कारक है। बस इसमें हमें याद रखना होगा कि तुलना की जाएगी दो पदों के बीच, ठीक है। या ईर्ष्या का भाव भी प्रकट हो जाता है कई बार, ईर्ष्या या घृणा का, तो वहाँ पे हमारा अपादान कारक होगा। फिर नंबर 5 बचा हमारा, नंबर 5 है इसमें हमारा संबंध, संबंध कारक। संबंध कारक की जो विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। लेकिन इसमें जो अपवाद चलेगा, इसमें जब कोई वस्तु सदा के लिए न दी जाए, सदा के लिए न दी जाए, कहने का मतलब है जब कोई वस्तु कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए दी जाए तो वहाँ पे हमारा संबंध कारक होगा। जैसे एग्जाम्पल, मैंने धोबी को कपड़े दे दिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो धोबी को जो कपड़े धोने के लिए दिए जाते हैं लेकिन कुछ बाद वो हमें वापस कर देता है, कुछ समय के लिए दिया जाता है। यहाँ पे वस्तु जो है सदा के लिए दान नहीं की गई या सदा के लिए नहीं दी गई, तो इसलिए ऐसे वाक्यों में हमारा कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। या मैं तुम्हें अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो है वस्तु सदा के लिए, पुस्तक जो है, किताब जो है सदा के लिए नहीं दे रहा है, वो बस केवल पढ़ने के लिए दे रहा है,
ठीक है, बस केवल जो पुस्तक पढ़ने के लिए दी जा रही है, सदा के लिए कोई वस्तु नहीं दी जा रही यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे भी कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। तो इस बस ये हमारे 5 कारकों में अपवाद चलते हैं जो इस तरीके से भी पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन, और पहचानने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो बस हमें इन अपवादों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो विभक्ति मैं पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ, बस उनसे वे हमें याद होनी चाहिए कि कौन सी विभक्ति किस कारक के साथ आती है और ये अपवाद, इनसे आपका कारक पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी अब हम आगे देखेंगे इसमें कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम वे क्वेश्चन करेंगे। बाकी बचे हुए देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं एग्ज़ाम में जो काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो जैसे देखते हैं, अब पहला क्वेश्चन है, गीता हाथ से मारती है, इसमें हमें कारक बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। गीता हाथ से मारती है। अब हमारे ऑप्शन है अपादान, अधिकरण, करण और संबंध। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देखें, क्रिया क्या हुई हमारी, मारना। ठीक है, मारना क्रिया है, और क्रिया का साधन क्या है, या उपकरण या माध्यम। मैंने बताया साधारण, उपकरण या माध्यम। ठीक है, तो मारने का माध्यम क्या है, हाथ से। किससे मारी है, हाथ से। जब साधन या उपकरण या माध्यम दिया हो क्रिया का, तो वहाँ पे हमारा कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक। तो इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा कर्ण। ठीक है, नंबर 2, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इसमें कौन सा कारक है। इसमें कौन सा कारक है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। तो इसमें बैठना हमारी क्रिया है। क्रिया का आधार दिया हुआ है यहाँ पर कि क्रिया का आधार या जगह या स्थान कहाँ पर बैठे हैं, वृक्ष पर। ठीक है, आधार या स्थान दिया हो या जगह दी हो क्रिया का, जहाँ पे आधार या स्थान का बोध हो, तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अधिकरण। और इसमें विभक्ति भी पता चल रही है, पर है और इसमें से है। ठीक है, बस हमें देखना है कि किसमें कौन सी विभक्ति का कारक का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमें क्रिया का आधार दिया है में पर, अधिकरण में पर, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण। फिर नंबर 3 है, स्कूल भवन के लिए ईंटों की आवश्यकता है, इसमें कारक बताना है। स्कूल भवन के लिए ईंटों की आवश्यकता है, तो इसमें हमें कारक बताना है, कौन सा कारक होगा। अब सबसे पहले बात विभक्ति देख लो, इसमें के लिए। के लिए किसके लिए, के लिए विभक्ति किस में प्रयोग होती है, संप्रदान में। ठीक है ना, यानी कि इसमें क्रिया, जिसके लिए क्रिया की जाए, संप्रदान का मतलब जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया की जाए। तो यहाँ पे क्रिया किसके लिए की जा रही है, स्कूल भवन के लिए। ठीक है ना, स्कूल भवन के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, तो किसके लिए की जा रही है यहाँ पे क्रिया, स्कूल भवन के लिए। तो कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है, नंबर 4, राम पढ़ने स्कूल जाता है। राम पढ़ने स्कूल जाता है, इसमें बताना है। अब इसमें यहाँ तो कोई विभक्ति भी नहीं दी हुई है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादातर, यहाँ पे ना तो कोई विभक्ति है, यहाँ पे पहचान करना पड़ेगा कि कौन सा कारक है। तो इसमें कारक का कैसे पता करेंगे, इसमें अगर हम बताएं कि इसमें कर्ता कारक है, राम, क्रिया किसके द्वारा की जा रही है, राम के द्वारा, लेकिन ऑप्शन में हमें तो कर्ता कारक दिया ही नहीं है। अब बात करेंगे संप्रदान। संप्रदान के बाद पहले इसके बाद अधिकरण देखेंगे। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है, में या पर, लेकिन यहाँ पे क्रिया का स्थान या वो में पर का कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा, तो यहाँ पे अधिकरण नहीं आएगा। संबोधन, यहाँ पे संबोधन नहीं हो रहा, किसी को पुकारने या संबोधित करने या बुलाने के लिए, ये भी नहीं होने का। अपादान, अपादान का मतलब होता है दो पदों का आपस में अलग होना, यहाँ पे अलग नहीं हो रहा कोई। ठीक है, तो इसलिए ये भी। अब संप्रदान इसका बचा ऑप्शन ए, तो आंसर जब तीनों गलत है तो ऑप्शन ए बचा, तो यही आंसर होगा। लेकिन कैसे होगा ये में बहुत ज़रूरी है। तो संप्रदान की विभक्ति क्या है, के लिए। तो हम इसमें देखेंगे कि के लिए किस तरीके से प्रयोग होगा। हमें के लिए विभक्ति इस तरीके से लगानी है कि देखते हैं कि के लिए प्रयोग कैसे होगा इस वाक्य में। तो हम कैसे प्रयोग करेंगे संप्रदान की विभक्ति को, राम पढ़ने के लिए, राम पढ़ने के लिए बीच में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूजन करने वाले देगा, आपको विभक्ति लोप या छुपा दी जाएगी और ऐसे सेंटेंस दिया, वाक्य देगा, तब उसमें आपसे पूछ लेगा कि कौन सा कारक है, तब हम ऑप्शन के अनुसार करेंगे।
ये हमारे 3 ऑप्शन गलत हो चुके। अब बचा संप्रदान, क्योंकि आंसर यही होगा। तो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं कैसे होगा। राम पढ़ने के लिए, अब हमारा के लिए विभक्ति यहाँ पे प्रयोग हो गई, तो इसलिए यह संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अगला इसी तरीके से अगला है 5वां, राम सब्जी खरीदने बाजार गया। ऑप्शन हमारा अगर यहाँ पे करता होता तो कर्ता लगा देते, करण। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें से अपादान अलग होना, कोई अलग नहीं हो रहा। ठीक है, राम सब्जी खरीदने बाजार गया। संप्रदान को बाद में देख लेंगे, पहले अधिकरण में पर क्रिया का स्थानीय जगह नहीं बताएगा, तो अधिकरण में पर। करण क्रिया का साधन या उपकरण, ये भी नहीं बताएगा, ये भी गलत। बचा इसमें फिर भी संप्रदान, तो इसमें भी देखने हैं संप्रदान की विभक्ति के लिए। देखते हैं के लिए किस तरीके से होगा, किस तरीके से इसमें प्रयोग होगा के लिए। राम सब्जी खरीदने के लिए, राम सब्जी खरीदने के लिए, यहाँ पे के लिए बीच में प्रयोग हो जाएगा हमारा, तो इस वजह से के लिए प्रयोग होने से हमारा कौन सा कारक बन जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको देखते हैं हम किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तुमने अपनी किताब पढ़ने के लिए मुझे दी थी, इस वाक्य में कौन कौन से कारक हैं। अब इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि एक वाक्य देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन कौन से कारक हैं, या इसमें कर्म कितने हैं, कर्म। ठीक है ना, तो वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहचान करेंगे कि हमें इसमें कौन कौन से कारक दिए हैं। सबसे पहले हमारी क्रिया क्या है, देना। ठीक है, अब देने की क्रिया किसने की, ठीक है, देने की क्रिया किसने दी, तुमने। तो इसमें हमारा तुमने हो गया कर्ता, और एक विभक्ति भी तुम के साथ हमारी ने लग रही है, कर्ता कारक की विभक्ति का यूज हो रहा है ने, तो इसमें हो गया हमारा कर्ता हो गया एक। तो फिर तुमने मुझे दी, क्या दी, किताब। ठीक है, तो जब मैंने बताया कि कर्म की पहचान के लिए हम क्या या किसको पर्सन करके करते हैं, तो हमने क्या लगा करके पर्सन क्या, तुमने मुझे दी, क्या दी, किताब। ठीक है, किताब, तो ये हो गया इसमें हमारा कर्म। पढ़ने के लिए, जब इसमें के लिए विभक्ति हमारी यहाँ पे प्रयोग हो रही है के लिए, और के लिए किसके साथ होते हैं हमारी, संप्रदान, तो इसमें ये हो जाएगा संप्रदान। तुमने मुझे पढ़ने के लिए दी, किताब दी, किसको दी। ठीक है, एक कारक और निकल के आ गया, किसको दी, मुझे दी, तो इसमें एक और कर्म निकल के आ गया हमारा कर्म, मुझे आ गया कर्म। तो अब इसमें आप देख सकते हो हमारा एक तो कर्ता आया, 2 हमारे कर्म आए, एक तो किताब और एक मुझे, और एक आया संप्रदान। ठीक है, अब हमें पता चल गया, हम ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। ऑप्शन 1 कर्ता, कर्म, संप्रदान या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारे ये सारे, इस वाक्य में सारे ही कारक आए हैं, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी, क्योंकि सारे कारकों का प्रयोग हुआ है। नंबर 7, राम द्वारा रावण मारा गया। राम द्वारा रावण मारा गया, इसमें हमें कारक बताना है, कौन सा कारक है। अब इसमें पहचान कैसे करेंगे, विभक्ति के द्वारा पहचान करेंगे कि विभक्ति से कैसे पहचान हो सकती है कारक की, कि कौन सा कारक है। अब अगर हम इस वाक्य को इस द्वारा के स्थान पर राम ने रावण मारा गया, ठीक है, ऐसे विभक्ति तो बनती नहीं। एक जब कर्ता कारक में कभी कभी द्वारा ने के स्थान पे हमारा द्वारा शब्द भी प्रयोग, या द्वारा विभक्ति भी हमारी प्रयोग हो सकती है, क्योंकि क्रिया मारने का काम किसने किया, राम ने किया। तो सिंपल सी बात है, कौन सा कारक होगा इसमें, कर्ता कारक, क्योंकि क्रिया को करने वाला कौन है, राम, और क्रिया से प्रभावित कौन हो रहा है, रावण। लेकिन ऑप्शन में हमें कर्म दिया ही नहीं है, क्योंकि क्रिया से प्रभावित होने वाले को हम कर्म कारक होता है वहाँ पर हमारा, तो इसलिए इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन कर्ता। भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब 3 तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग। ठीक है ना, तो इसमें हमें बताना है कि कारक कौन सा है। तो मैंने बताया कि कर्म के अपवाद में बताया था मैंने, जब मैंने कर्म के अपवाद बताए, 3 तरफ, चारों तरफ, दोनों ओर,
जब ऐसा भाव वाक्य में प्रकट हो तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। तो ये इसमें कर्म कारक हो जाएगा। राम ने अपनी साइकिल मोहन को दी। राम ने अपनी साइकिल मोहन को दी, ये कौन से कारक में आएगा? राम ने अपनी साइकिल मोहन को दी। यहाँ पे कोई भी वस्तु सदा के लिए नहीं दी जा रही, ठीक है ना, कुछ ही समय के लिए दी जा रही है। तो राम ने कुछ ही समय के लिए अपनी साइकिल मोहन को दी, ठीक है, चलाने के लिए। तो यहाँ पे वस्तु का सदा के लिए नहीं दी जा रही, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा संबंध कारक, ठीक है। निधि अखबार पढ़ती है, इसमें हमें बताना है कारक कौन सा कारक है। अब सबसे पहले क्रिया देखो, पढ़ना क्रिया है, किसके द्वारा क्रिया की जा रही है? निधि के द्वारा। तो निधि क्या हुआ इसमें? कर्ता, ठीक है। क्या पढ़ रही है? अखबार। तो अखबार क्या हो जाएगा इसमें हमारा? कर्म। अब ऑप्शन में देखते हैं हमें क्या दिया है। ऑप्शन में हमें कर्ता दिया है, करण, संप्रदान, अधिकरण। तो कर्म तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो आंसर कर्म तो होने का नहीं। तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर ए हो जाएगा, कर्ण। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, निधि द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, ठीक है ना। निधि द्वारा जरूरी नहीं है ने ही विभक्ति प्रयोग हो, द्वारा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। निधि द्वारा, निधि द्वारा जो अखबार पढ़ा जाता है, तो इसलिए इसमें कर्ता कारक होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप सभी देख चुके हो कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैंने एक यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है। अब इसमें हमें देखना है कि कितने का हमारे इस वाक्य में कितने कारकों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं, हे मोहन, राम ने मुकेश को राधा की बहन के लिए जयपुर में तलवार से गर्दन काटकर मार डाला। ये हमारा वाक्य है। और इसमें देखते हैं हमारे 8 कारकों में से कितने कारकों का प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहली बात, आप इस कारक को तो देखते ही पहचान जाओगे कि ये कौन सा कारक है? विस्मयादि बोधक, किसी को संबोधित करने के लिए। हे मोहन, हे राम, हे श्याम, ठीक है। तो एक कारक तो ये हो गया इसमें, यहाँ में संबोधन। संबोधन हो गया। राम ने क्रिया क्या है इसमें हमारी? मारना। और क्रिया किसने पूरी की? हमारी राम ने, श्याम ने। तो ये हो गया हमारा कर्ता कारक। किसको मारा? किसको मारा? क्रिया का जो मारने का फल है किस पर पड़ा? मुकेश पर। तो ये हो गया हमारा कर्म। मुकेश को मारा, किस चीज से मारा? यानी कि क्रिया का साधन क्या था, कि साधन, माध्यम या क्रिया किस उपकरण के द्वारा हुई, ठीक है। तो तलवार से, क्रिया का माध्यम क्या है? तलवार से। ये हो गया हमारा कर्ण। तलवार से किसके लिए मारा? राधा की बहन के लिए, ठीक है। इसमें राधा की बहन के लिए, बहन के लिए मारा उसने, बहन के लिए। ये हो गया हमारा संप्रदान, संप्रदान, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि श्याम ने मारा, किसको मारा? मुकेश को मारा। किससे मारा? तलवार से मारा। किसके लिए मारा? बहन के लिए मारा। किसकी बहन के लिए? संबंध, राधा की बहन, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया संबंध कारक, ठीक। जयपुर में क्रिया का स्थान, क्रिया कहाँ पे पूरी हुई? मारने की क्रिया कहाँ पे पूरी हुई? जयपुर में। क्रिया का स्थान में या पर, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण हो गया। और 2 पदों का आपस में अलग होना, ठीक है। गर्दन काट कर, यानी कि गर्दन काट कर, गर्दन शरीर से अलग कर दी। तो यहाँ पे 2 पदों का आपस में अलग हुआ, अलग होगा तो कौन सा कारक होगा? अपादान, अपादान। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कितने कारकों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लगभग हमारे इस वाक्य में सभी 8 कारकों का प्रयोग हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से अब आपको छांटने के लिए कारकों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज तक के लिए आपका ये चैप्टर क्लियर है, और आज तक के लिए इतना ही बहुत है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।